देखो सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, कौन बच्चा बताना चाहेगा डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? हाँ, डिफाइन डेंसिटी। हाँ हाँ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली आप डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम का, यानी कि 1 मीटर क्यूब ले लो या 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी क्या है? यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, किसी सब्सटेंस की यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, उसकी डेंसिटी है। अब मान लो हमारे पास में किसी सब्सटेंस का अपन ने यूनिट वॉल्यूम लिया, यानी 1 मीटर क्यूब ले लिया। बात समझ में आ गया? आपने किसी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आयरन का 1 मीटर क्यूब ले लिया, और वहीं पे आपने कोई और सब्सटेंस उठा लिया, जैसे आपने उठा लिया कॉटन, और कॉटन का 1 मीटर क्यूब ले लिया। 1 मीटर क्यूब का आपने कॉटन का पीस ले लिया, 1 मीटर क्यूब का आपने क्या कर लिया? आपने आयरन का पीस ले लिया। 1 मीटर क्यूब समझते हो आप लोग? 1 मीटर क्यूब समझते हो आप लोग? जैसे मान लो आपने क्यूबॉइड ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्यूबॉइड ले लेता हूं, यहां पे एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसकी ब्रेथ भी है 1 मीटर और हाइट भी है 1 मीटर। तो ये 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया? अब एक आयरन का 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक ले लिया, काफी बड़ा होगा, और एक अपन ने कॉटन का ले लिया, किसका मास ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। बात समझ में आ गया? कॉटन का मास कैसा होगा? कम होगा, ये अपन को पता है। तो वही डेंसिटी होती, यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, कंपैरिजन करा। तो यूनिट वॉल्यूम ले लिया अपन ने बहुत सारे सब्सटेंस को, देखा किसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होंगे, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का मास कितना है उसको डेंसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक आपने V वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ले लिया, आपने ले लिया वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, क्या ले लिया आपने? V ले लिया, V वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस लिया। सब्सटेंस कितना ले लिया, उसका वॉल्यूम कितना ले लिया? V ले लिया। बात समझ में आ रही? अब सब्सटेंस का वॉल्यूम आपने V ले लिया, और उसका जो मास आया, मान लीजिए मास आया, मास ऑफ सब्सटेंस जो आया, जो मास ऑफ सब्सटेंस आया वो हमारे पास m आया, मान लो। तो m मास V वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का मास कितना आया? m आया। V वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का मास कितना आया? m आया। तो अगर वॉल्यूम को कम कर दोगे तो मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो मास बढ़ जाएगा। तो अगर V वॉल्यूम का मास हमारे पास m है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा? m डिवाइडेड बाय V। और यही चीज तुम्हारी क्या हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी क्या हो गई? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां तक बात क्लियर है? अब डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ डेंसिटी की, तो डेंसिटी समझ में आया? डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? बोलो आया ना? अब इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट, भाई मास की यूनिट क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होती है अपने पास में? और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर। ये अपने पास में काहे की यूनिट हो गई? डेंसिटी। तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई? ऐसा यूनिट क्या आ गई? केजी पर मीटर क्यूब। अब इसी की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो गई इसकी क्या? एसआई यूनिट। अब हमारे पास इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें अपन, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई इसकी सीजीएस यूनिट। बात समझ में आई? बोलो आया। तो ये अपने पास में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इसकी सीजीएस यूनिट हो गई। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसके बाद में हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। अब अगर आपको सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में रिलेशन चाहिए तो देखें रिलेशन कितना आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट, एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये सभी को मालूम होगा वैसे तो। बताओ कितना होता है भाई 1 kg पर मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? हाँ 1000 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक, यहां देखो आपके पास में आपने यहां पे लिख दिया 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब। बोलिए आया ना? अब 1 kg को आप क्या लिख सकते हो? 1000 ग्राम लिख सकते हो। बोलिए आया ना? और जो आपका मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब भाई जैसे हमारे पास नंबर्स का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे मीटर का क्यूब होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो यहां पे हमारे पास में यही चीज क्या आ जाएगी? आ जाएगी 1 मीटर मल्टीप्लाइड टू 1 मीटर मल्टीप्लाइड टू 1 मीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों। अब इसको अपन लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1। कितने जीरो लगे? 6। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके दिया गया सेंटीमीटर क्यूब। 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। बोलिए हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है? ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या आगे क्या आएगा? ये आ जाएगा अपना 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यू कैन राइट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? तो यहां तक बात क्लियर हो गया बेटा। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहां तक क्लियर बच्चों? बोलिए। अब बस एक चीज लास्ट याद रखना आप लोग कि जैसे अपन ने लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो बेटा इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की पावर -3। बात समझ में आएगी? क्योंकि जब भी ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि अपन सभी को पता होगा 1/a की पावर m होता है a की पावर -m। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। क्लियर? सॉर्टेड है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा वाटर के बिहेवियर के बारे में जान लें। देखो अपने पास जो वाटर होता पानी होता, अब बेसिकली होता क्या है पानी के साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जैसे अपन किसी भी सब्सटेंस को अपन कूल डाउन करते हैं, मतलब कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं,
तो बेसिकली क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, वो छोटा होने लगता है उसका साइज, है ना, एक्सपेंशन का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है उसमें। और जब किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। तो कूल करने पे वॉल्यूम कम होता है, यानी कि हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसको हीट करने पे वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि जो केबल वायर्स रहते हैं, जो केबल्स डली रहती हैं, गर्मियों के टाइम में देखना वो थोड़ी सी सेक कर जाती है, और उनको बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधा जाता कि विंटर्स आएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो टूट भी सकती हैं। इसी वजह से जब भी तुमने ब्रिज देखे होंगे थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ब्रिज के बीच में हमेशा देखना गैप्स होते हैं, किसी भी ब्रिज के। और कभी भी जो आपकी बात में क्या कहते हैं, जो ट्रेन की लाइंस होंगी, जो ट्रैक्स होंगे, रेल लाइंस, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, रेल्स जो होती, उनके बीच में भी गैप होगा, क्योंकि जब गर्मी आएगी तो एक्सपेंशन होगा। अब अगर गैप नहीं रखेंगे तो एक्सपेंशन होगा तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी वो। ऐसे में तो सीधे सीधे लीनियर एक्सपेंशन होगा, सीधी थोड़ी और लंबी हो जाएगी, तो गैप है, गैप कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो गैप बढ़ जाएगा। लेकिन सोचो अगर गैप नहीं रखते तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, और ब्रिज टूट भी सकते थे, और ऐसी रेल लाइन अगर टेढ़ी हो जाती तो ट्रेन पलट जाती। बात समझ में आ रही? तो ये कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। जब हीट करोगे तो एक्सपेंशन होगा, और जब कूल करोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट वाटर में एनोमलस एक्सपेंशन होता है। क्या होता है वाटर में? एनोमलस एक्सपेंशन। एनोमलस एक्सपेंशन इन वाटर में एनोमलस एक्सपेंशन क्या होता है? व्हाट इज एनोमलस एक्सपेंशन? देखो वाटर में क्या होता है कि वाटर जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस पे, अब 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर को जब आप ठंडा करोगे तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो नॉर्मल बिहेव करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे आपने वाटर को ले लिया एट 20 डिग्री सी पे, आपने वाटर ले लिया, तो जो वाटर 20 डिग्री सी पे लिया जाएगा उसको आप ठंडा करोगे तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, एक्सपेंड नहीं होगा, जैसा कि नॉर्मल बिहेवियर है। बट ये कॉन्ट्रैक्शन उसका 4 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 4 डिग्री सी तक। तो 4 डिग्री सी तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, उसकी वॉल्यूम कम होने लग जाएगी, श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब वॉल्यूम कम होगी। और जब कभी वॉल्यूम कम होगी, मास ऑफ द सब्सटेंस उतना ही है, वॉल्यूम कम हो रही तो डेंसिटी बढ़ने लगेगी। बोलो हाँ या ना? भाई अपन ने पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर मास कांस्टेंट रख दिया जाए, इसको हम लोग कांस्टेंट कर दें, मास को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए और हमारे पास में वॉल्यूम के डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। भाई डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया? कीपिंग द मास कांस्टेंट। अब मास सेम है और वॉल्यूम कम हो रही तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम पास आएंगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम क्या कहते हैं, कम हो गया। जैसे तुम लोग यहाँ इतनी दूर फैल के बैठे, अब आप लोग सोचो कि सब लोग एक ही बिल्कुल ठस ठस के बैठ जाओ, 3-3 4-4 बच्चे एकदम चिपक चिपक के, तो क्या होगा? एरिया कम घेरोगे कि नहीं घेरोगे? बोलो हाँ या ना? तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर मास कांस्टेंट है तो पानी के मॉलिक्यूल पास आने लग जाएंगे। अपन इसको ठंडा कर रहे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होते होते 4 डिग्री सेल्सियस तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक भावेश आपके सिर पे किसी ने पेन का ढक्कन रख दिया था या आपने खुद रखा हुआ था? अच्छा, ये शरारतें चल रही क्लास में, टाइम पास नहीं हो रहा बच्चों में। बताओ कैसे बच्चे? अब देखो यार, तो डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जब तुम वाटर को लेके आओगे तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस तक उसकी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। फिर आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जब तुम उसको फर्दर कूल करोगे, लाइक हम लोग 3 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए,
फिर आपने उसको 2 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, फिर आप उसको 1 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, फर्दर कूल करते चले जा रहे हैं। और जब आप उसको फर्दर कूल करते चले जाओगे वाटर को, तो अब उल्टा काम होने लग जाएगा। अब वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अब वो क्या होगा, एक्सपेंड होने लग जाएगा। अब वो क्या होने लगेगा, एक्सपेंड। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब फर्दर कूलिंग करी जाएगी पानी की, तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी कि उसकी डेंसिटी फिर से कम होने लग जाएगी। देखो यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी कम रही होगी, फिर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया डेंसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वॉल्यूम सबसे कम थी, तो यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, क्योंकि यहां पे तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो डेंसिटी बढ़ रही थी। अब 4 डिग्री सेल्सियस का फिर से एक्सपेंशन होने लग गया, तो डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, कम। तो बेटा यहां से यहां के रीजन में वाटर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और यहां से यहां तक के रीजन में क्या हुआ, फिर से एक्सपेंड हुआ, फिर से एक्सपेंड हो गया। बोलो हाँ या ना। तो डेंसिटी यहां से यहां की तरफ डेंसिटी क्या हुई होगी, बड़ी होगी, और यहां से डेंसिटी फिर से क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे डेंसिटी क्या हो रही थी, डेंसिटी बढ़ रही थी जब आप इधर की तरफ जा रहे थे, और फिर जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लग गए, तो डेंसिटी के साथ क्या हुआ, डेंसिटी कम होने लग गई। तो दैट मींस 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम रही होगी कि नहीं होगी, बोलिए हाँ या ना। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद रखेंगे आप, ठीक है। अब आ जाओ रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। What is relative density? That is the ratio, ये क्या है, रेशियो है ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। बोलो हाँ या ना। क्या यहां तक बात क्लियर है बच्चों? अब जैसे मान लीजिए मैंने डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को लिख दिया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को रो एस से रिप्रेजेंट कर दिया, और डेंसिटी ऑफ वाटर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया रो डब्ल्यू से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव डेंसिटी आ गई। बट यहां एक बात बस इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो आप लोगे वो एट 4 डिग्री सी ही लेंगे। तो एट 4 डिग्री सी, एट 4 डिग्री सी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि भाई इस टाइम पे ही वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो किसी भी टेंपरेचर पे नहीं लिया जाएगा, वाटर को एट 4 डिग्री सी लिया जाएगा। बात समझ में आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गया। ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी है, दैट इज आरडी ऑफ आरडी। रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट, यहां लिख दो, एट 4 डिग्री। बात समझ में, यहां तक क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से, यूनिट ऑफ आरडी क्या होगी, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, सॉरी यूनिट ऑफ
रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? आरडी की यूनिट क्या होगी? कोई बता सकता है क्लास में? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ आरडी? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगा? बताइए, बोलो भाई। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? अरे कैसे बच्चे हो, बताओ ना रिलेटिव डेंसिटी यूनिट क्या होगी? मैं 1000 बार तो सिखा चुका हूं यूनिट बनाना। भाई रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट होगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की यूनिट। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को काय में मेजर करोगे? केजी पर मीटर क्यूब में, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर की यूनिट रख दो यहां पे, वो क्या होगी डेंसिटी ऑफ वाटर? वो भी केजी पर मीटर क्यूब में मेजर की जाएगी। बोलो हाँ या ना? बोलो। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, केजी केजी, और मीटर क्यूब भी कट जाएंगे, पूरा कट जाएगा। ये क्या हो गया? 1 आ गया यहां तो यानी कि ये यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस। बड़े हो जाओगे तो तुम से बोलोगे डायमेंशन लेस, बट अभी इसको क्या बोले? यूनिट लेस। तो रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। आप इसको लिख लोगे, चलो मैं लिखा दूंगा अभी, तो समझ में आ गया। यूनिट ऑफ आरडी क्या होगी? इट इज यूनिटलेस, इट हैज नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होगी, इट इज यूनिटलेस। बात समझ में आ गया? तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए हाँ या ना? जल्दी से कॉपी कर लीजिए प्लीज।